दोस्तों, चलते हैं एक नई बुक की समरी की ओर। लेकिन उससे पहले एक बात तो बताइए, क्या आप एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए परेशान हो रहे हैं? क्या आप अक्सर चिंता करते हैं कि आपकी लाइफ के असली पर्पस को तो आप जी ही नहीं पा रहे हैं? क्या आप एक ऐसी जॉब में फंस गए हैं जो आपका पैशन ही नहीं है? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह बुक की समरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हम अब से कुछ ही पलों में इन सभी सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इकिगाई बुक के बारे में, जिसे हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मिरालेस ने लिखा है। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लंबी उम्र और लाइफ में खुश रहने के बारे में बताती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से इकिगाई के जापानीज कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को लंबा और हैप्पी बना सकते हैं। यह एक फैक्ट है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। WHO के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर जाता है। ओकिनावा को शाश्वत जुआओं का द्वीप भी कहा जाता है। इसे 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों के घर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन सब बातों का सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट है इकिगाई, जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद। इकिगाई यानी आपके जीने की वजह, इकिगाई यानी आपके जीने का पर्पस। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है जिंदा रहने का रीजन, जिंदगी का पर्पस, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है, जो कि उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। इकिगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है, लोगों को पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में निकल जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपका भी एक इकिगाई है। इकिगाई के बारे में ऑथर का कहना है कि इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि हम लंबे समय तक जी सकें। एक बार जब आपको लगता है कि आपके पास जीने का कोई क्लियर पर्पस नहीं है, तो भले ही आपकी दूसरी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी लाइफ सीरियसली कम हो सकती है। इकिगाई बुक के लेखक हेक्टर ग्रासिया एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका जन्म स्पेन में हुआ था और उनके पास स्पेन तथा जापान दोनों देशों की नागरिकता थी। इकिगाई बुक एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। यह बुक मूल रूप में स्पेनिश भाषा में लिखी गई है और इस बुक की अब तक 57 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। दोस्तों, अगर आप दीर्घायु होने और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य जानना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए है। ऐसा कोई भी काम जिसे करने से आपको आनंद या खुशी का एहसास हो, जिससे आप लोगों की मदद कर सकें, जो काम आपको नई पहचान दिला सके और जिस काम को आप अपना व्यवसाय बनाकर पैसा कमा सकें, असल में वही काम आपका इकिगाई है। अब सवाल ये उठता है कि अपने इकिगाई की पहचान कैसे करें? दोस्तों, अगर आपको अपना इकिगाई मालूम नहीं है तो आप कुछ स्टेप्स के जरिए इसका पता लगा सकते हैं। अब मैं आपको इकिगाई तलाश करने का तरीका बताने वाली हूँ। हर इंसान का इकिगाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन इकिगाई की पहचान करने का तरीका हर इंसान के लिए समान होता है। दोस्तों, क्या कोई ऐसा काम है जो आपको बेहद पसंद है, जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसे करते करते आपको थकान भी महसूस नहीं होती, जिसको करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? वास्तव में ऐसे काम को ही हम पैशन या जुनून कहते हैं।
अब ये आपको देखना है कि आपका पैशन क्या है। अपने पैशन को जानना ही इकिगाई को तलाश करने का पहला स्टेप है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि आपको अपना पैशन मालूम हो गया है, जैसे किसी का डांसिंग, सिंगिंग, ब्लॉगिंग या कुछ भी हो सकता है। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की। इस स्टेप में आपको देखना होगा कि जो काम आपका पैशन है, क्या उस काम के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं या उस काम को करने से आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर हाँ, तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे पढ़ाना, टीचिंग किसी का पैशन है, लेकिन जब वो उसको प्रोफेशन में बदल लेता है, किसी स्कूल में पढ़ाने लगता है, उसको पैसे मिलने लगते हैं, तो ये उसका प्रोफेशन बन जाता है। ऐसे ही सिंगिंग है, डांसिंग है, या कोई भी प्रोफेशन है जो पहले आपका पैशन है, लेकिन उससे आप अपने पैसे भी कमा सकते हैं, तो वही पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है। उसके बाद आता है वोकेशन। जिस काम को करने से आप लोगों की मदद भी कर पाते हैं या लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, वो काम ही आपका वोकेशन है। कोई भी ऐसा काम जिसे करना आपको पसंद है और जिस काम की लोगों को जरूरत है, उस काम को आप अपना मिशन बना सकते हैं। इन चारों स्टेप्स में एक कॉमन पॉइंट बनता है और वही है आपका इकिगाई। और जापान के लोग खुशहाल और लंबी आयु जीने की असली वजह उनका इकिगाई ही है। अधिक सचेतना से जीवन जीने और अपना इकिगाई खोजने में मदद के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछें। पहला, मैं क्या प्यार करता हूँ? मैं किस काम में बेहतर हूँ? दुनिया को मुझसे क्या चाहिए? मुझे किसके लिए भुगतान मिल सकता है? अपने इकिगाई को खोजना और अपनाना एक लंबे खुशहाल जीवन के लिए पहला कदम है। इसके बिना आप जीवन में भटकते रहेंगे, भौतिक वस्तुओं, अतीत की यादों या अन्य लोगों को पकड़े रहेंगे। आप एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य पर, एक दैनिक कार्य से दूसरे कार्य पर कूदते रहेंगे। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोगों की समस्या है मन का विचलित होना। मन इसलिए विचलित रहता है क्योंकि जब आप किसी काम को करते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग खाना खाते हुए मोबाइल या टीवी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि खाना वास्तव में कैसा बना है, खाने में नमक कम है या ज्यादा। कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि वह एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से अपना समय बचाते हैं, लेकिन यह साबित हो चुका है कि ऐसे लोगों की कार्य क्षमता बाकी लोगों के मुकाबले कम होती है। ओकिनावा अपनी धीमी गति वाली जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति जुनूनी होते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना काम हो। वो जो भी करते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास एक इकिगाई है, लेकिन ऐसा होने पर भी वो इससे दबाव महसूस नहीं करते। वो जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद लेते हैं। वो अपने पास मौजूद समय का जश्न मनाते हैं, जहाँ तक कि जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी मनाते हैं। इसके बाद संगीत और नृत्य दैनिक जीवन में उनका हिस्सा बन चुका है। धीमी गति से चलने वाली जिंदगी का मतलब है कि काम पर भागदौड़ करने की बजाय अपनी सुबह का आनंद लें। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका आनंद लेने के लिए समय निकालना, बाहरी दुनिया की सराहना करना और जिससे भी बात कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना। धीमी गति एक सचेत निर्णय है जो कि हमेशा आसान नहीं होता। हालांकि इससे जीवन के प्रति अधिक सराहना और अधिक खुशी मिलती है। इसलिए हमें छोटे से छोटा काम एकाग्र मन से करना चाहिए।
दोस्तों, इकिगाई बुक में जो आगे बताया गया है वो है 80% का रहस्य। क्या आप 80% का रहस्य जानते हैं? जापान के ओकिनावा शहर में अक्सर लोग खाना खाने से पहले हारा हचिबू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है कि सिर्फ उतना ही खाना खाएं जिससे आपका पेट 80% भर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि खाना खाने के बाद भी आपको अपना पेट 20% खाली रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या फायदा होता है? दोस्तों, कम खाना खाने की वजह से खाना पचाने में हमारी कम ऊर्जा खर्च होती है, साथ ही हमें आलस्य भी कम आता है। हाल ही में किए गए एक रिसर्च के मुताबिक जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग हर रोज 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि अमेरिका के लोग 2200 से 3300 खाते हैं। लेकिन इंडियंस ने तो कभी कैलोरीज काउंट ही नहीं की, लेकिन अभी करने लगे हैं। फिर भी हम लोग खाना खाते हैं पेट भरने के लिए। और ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का राज ही उनका खाना हो सकता है। ओकिनावा आहार में हर दिन कम से कम 5 सर्विंग फल और सब्जियां शामिल होती हैं। साथ ही थोड़ी मात्रा में मछली और दुबला मांस भी शामिल है। आम तौर पर खाने वाली चीजों में टोफू, करेला, सोया, मिर्च और ग्रीन टी शामिल है। वे शायद ही कभी चीनी खाते हैं, अगर खाते भी हैं तो गन्ने की चीनी। लेखक हमें कुछ स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि धीरे धीरे खाएं। तेजी से खाने से अधिक खाना पड़ता है। अगर हम धीरे धीरे खाएंगे तो हम सावधान रहेंगे और अपने शरीर के संकेतों पर प्रतिक्रिया करने देंगे, जो हमें बताएगा कि हमें अब भूख नहीं है। दूसरा है खाने पर ध्यान दें। अगर आप खाने जा रहे हैं तो बस खाएं। इस तरह आप धीरे धीरे खाएंगे, कम खाएंगे और खाने का ज्यादा मजा लेंगे। उसके बाद है छोटे बर्तनों का उपयोग करें। यदि आप छोटी प्लेटों में खाना खाते हैं तो आपका दिमाग आपको संकेत करने लगता है कि आपने अधिक मात्रा में खाना खाया है। आप बिना सोचे समझे काफी कम खाएंगे। मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो अगली बार आप कभी बुफे में जाएं तो अपनी प्लेट के आकार पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि वे आपकी रसोई की प्लेट से बहुत छोटी प्लेट होती है। 80% खाने की जो आदत है उसको लागू करने के लिए एक आसान तरीका है। मिठाई को बिल्कुल छोड़ दीजिए और जब भी आप खाना खाकर उठें तो आपको थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए। दोस्तों, किताब में लेखक ने ओकिनावा के लोगों की एक और अच्छी बात बताई है और वो है मोआई जीवन से जुड़ना। मोआई का अर्थ है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का समूह। ओकिनावा के लोग दोस्ताना व्यवहार करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मोआई के सभी सदस्य मासिक चंदा इकट्ठा करते हैं और यदि इस समूह के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती है तो वह एक दूसरे की मदद करते हैं। इस तरह से वहां के लोगों की भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी हो जाती हैं। ओकिनावा के छोटे छोटे इलाकों में दोस्ती की भावना गहरी और करीबी है। ओकिनावा एक छोटा द्वीप है, इसलिए यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए यहाँ समुदाय और जुड़ाव की भावना बहुत मजबूत रहती है। ओकिनावा के लोगों का ये भी मानना है कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो हर मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। ये करीबी रिश्ते अच्छे और बुरे समय में सहारा और स्थिरता प्रदान करते हैं। ओकिनावा के लोग अपने दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने को बहुत महत्व देते हैं। यह उनके हर दिन के व्यवहार में झलकता है। उदाहरण के लिए ओकिनावा के लोग अक्सर अपने दोस्तों के साथ चाय या कॉफी पीने के लिए समय निकालते हैं और हमेशा उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं। वे अक्सर अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अपनी सीमा से बाहर भी जाते हैं, भले ही उनसे ऐसा करने के लिए किसी ने ना कहा हो। दूसरों की मदद करने के लिए यह इच्छा उन कई चीजों में से एक है
जो ओकिनावा की संस्कृति को इतना खास बनाती है। शोध से पता चलता है कि दोस्त आपके स्वास्थ्य को परिवार से भी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दोस्त रखने वाले लोग सबसे कम दोस्त रखने वाले लोगों से 22% ज्यादा जीते हैं। ध्यान रखें कि इसका मतलब है सच्चे दोस्त। लेखक बताते हैं कि फेसबुक के दोस्त और ट्विटर फॉलोअर्स की गिनती दोस्तों में नहीं होती। मुख्य बात यह है कि आपके पास कुछ अच्छे दोस्त हों जो आपकी उसी तरह से परवाह करें जैसे आप उनकी करते हैं। दोस्तों, किताब में आगे लेखक मुस्कुराने की अहमियत बता रहे हैं। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा से होने के कारण लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह एक छोटा सा द्वीप है जिसमें कभी कभी आवश्यक वस्तुओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती, और फिर भी ओकिनावा के लोग सबसे ज्यादा खुशमिजाज लोगों में से एक हैं। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि उन चीजों को पहचानना बुद्धिमानी है जो इतनी अच्छी है ही नहीं। उनके लिए मुस्कुराना सकारात्मक और प्रेरित रहने का एक तरीका है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में ताकत दिखाने का भी एक तरीका है। उनके लंबे जीवन का एक रहस्य मुस्कुराना और अच्छा समय बिताना है। यह हंसमुख रवैया न केवल आराम देता है बल्कि उन्हें नए दोस्त बनाने में भी मदद करता है। ओकिनावा के उत्तरी हिस्से में एक छोटे से गांव ओगिमी में कोई बार नहीं है और केवल उसमें छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। हालांकि जो लोग ओगिमी में रहते हैं वे एक समृद्ध सामाजिक जीवन का आनंद लेते हैं जो सामुदायिक केंद्रों के इर्द गिर्द घूमता है। मुस्कुराना सिर्फ दूसरों को यह बताने से कहीं ज्यादा है कि आप खुश हैं। मुस्कुराने से आपकी दिल की गति कम होती है और रक्तचाप कम होता है, जबकि आपके शरीर को आराम मिलता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक अध्ययन में पाया गया कि खुश मिजाज लोगों के लंबे समय तक जीने की संभावना जो है वो 35% ज्यादा होती है। लेखक का कहना है कि एक खुश आदमी वर्तमान से इतना संतुष्ट होता है कि वह भविष्य के बारे में नहीं सोचता। लेखक कहते हैं कि नेचर यानी कि प्रकृति से जुड़े रहें। ओकिनावा में लगभग हर कोई एक सब्जी का बगीचा रखता है और उनमें से अधिकांश में चाय, आम, शिकुवासा के खेत होते हैं। स्थानीय बाजार में एक साथ मिलना और अपने बगीचे से जो उपज है उसको साझा करना ओकिनावा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधि है। यह गतिविधि लोगों को जुड़ाव और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करती है। अन्य लोगों के साथ जुड़ने की भावना जरूरी है और इससे भी ज्यादा जरूरी है नेचर के साथ जुड़ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन से पता चला है कि हरे भरे वातावरण से घिरे लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उनमें कैंसर या स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो विकसित होने की संभावना बहुत कम होती है। 100 से अधिक अध्ययनों से पता चला है कि प्रकृति में रहना, प्रकृति के पास रहना या यहाँ तक कि प्रकृति को देखना भी हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। प्रकृति में समय बिताना विशेष रूप से हमारे लिए फायदेमंद होता है। यह सकारात्मक भावनाओं का प्रवाह पैदा करता है और हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। यह बदले में हमें अधिक खुलेपन, रचनात्मकता, जुड़ाव, उदारता और लचीलापन विकसित करने में मदद करता है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है, इसलिए हमने नेचर से संपर्क जो है अपना बिल्कुल तोड़ दिया है। भागदौड़ हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देती है, जिससे हम तनावग्रस्त, चिंतित या ऐसा महसूस करते हैं कि हमने अपना अर्थ खो दिया है। हमारा जीवन बिलों का भुगतान करने, ऐसी चीजें खरीदने के इर्द गिर्द घूमता है जिनकी हमें वास्तव में जरूरत ही नहीं है। कुछ महसूस करने के लिए शराब पीना और कंप्यूटर स्क्रीन पर घूरना, यही आज की असलियत बनकर रह गया है। भले ही हमें अब भोजन के लिए शिकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेचर से फिर से जुड़ने के लिए आसान तरीके हैं। उदाहरण के लिए
अपने घर में एक पौधा उगाएं, अपने पालतू जानवरों के साथ खेलें, सूर्योदय देखें, ट्रैक पर जाएं और तारों के नीचे सोएं। भले ही आप अपने आरामदायक शहरी जीवन को नहीं छोड़ सकते या नहीं छोड़ना चाहते, आप छुट्टी पर जा सकते हैं। वहां जाएं और जंगल का आनंद लें। यदि आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो आप नेचर की ओर आकर्षित होने लगेंगे। लेखक इस किताब में आगे बताते हैं कि हमें हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ओकिनावा के लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। वे अपने पूर्वजों, हवा और भोजन उपलब्ध कराने वाली प्रकृति और अपने परिवार और दोस्तों का धन्यवाद करते हैं। अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने के लिए वह एक खास किस्म का उत्सव मनाते हैं जिसे नाहा कहा जाता है। कृतज्ञता हमेशा सकारात्मक परिणामों से जुड़ी रही है। कैलिफोर्निया द्वारा किए गए एक अध्ययन में प्रतिभागियों को 3 समूहों में विभाजित किया गया और उन्हें 10 सप्ताह तक एक डायरी रखने के लिए कहा गया। एक समूह को पिछले सप्ताह में 10 परिस्थितियों की सूची लिखने के लिए कहा गया जिनके लिए वे आभारी थे। दूसरे समूह को पिछले सप्ताह की 10 छोटी मोटी परेशानियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया। तीसरे समूह को पिछले सप्ताह में उनके जीवन को प्रभावित करने वाले 10 कारकों के बारे में लिखने के लिए कहा गया, लेकिन आगे कोई दिशा नहीं बताई गई। 10 सप्ताह के अंत में पहले समूह के लोगों ने अन्य समूहों की तुलना में 25% अधिक खुश महसूस करने की सूचना दी। आपकी खुशी के स्तर को बढ़ाने के अलावा कृतज्ञता आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। यह तनाव के स्तर को भी कम करती है। तनाव दिल के दौरे और अन्य बीमारियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन कृतज्ञता को अपनाने और आशावाद को प्रोत्साहित करके इसे कम किया जा सकता है। जो लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उनके जीवन में खुशहाली और लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। वे कम तनाव और चिंता का अनुभव करते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए अधिक लचीले होते हैं। आप कृतज्ञता की डायरी रखकर कृतज्ञता दिखाना शुरू कर सकते हैं। हर दिन 3 से 5 ऐसी चीजें चुनें जिनके लिए आप आभारी हैं और उन्हें लिख लें। आप अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपनी भौतिक वस्तुओं या अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हो सकते हैं। जब हम वास्तव में आभारी होते हैं और हम इसे अपने अंदर गहराई से महसूस करते हैं तो हम आभारी होते हैं और हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, जो हमारी लंबी उम्र के लिए हमारा साथ देती है। किताब में लेखक आगे बताते हैं व्यायाम या एक्सरसाइज की महत्ता। ओकिनावा में 80 और 90 साल से ज्यादा उम्र के लोग अभी भी काफी सक्रिय हैं। वे घर पर बैठकर टीवी नहीं देखते, वे खूब टहलते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ कराओके करते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, जहाँ बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करते, लेकिन वे अपनी दिनचर्या के दौरान शायद ही कभी हिलना डुलना बंद करते हैं। नियमित रूप से धूप और व्यायाम करने से वे बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, विटामिन का स्तर बढ़ता है, मूड अच्छा रहता है। लेखक का मानना है कि ओकिनावा के लोग आज भी काम पर जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं। कई लोग नृत्य या मार्शल आर्ट में भी भाग लेते हैं। वे बागबानी, पैदल चलना, अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। यह जीवन शैली उनके शरीर को मजबूत और उनके दिमाग को तेज रखने में मदद करती है। लेखक कहते हैं कि अपने दिन में हल्की नियमित गतिविधि की जरूरत है। योग, चिंगोंग और ताइची जैसे किसी भी पूर्वी अनुशासन का अभ्यास करना आपके शरीर और दिमाग के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक शानदार तरीका है। ऐसा करने से आप दुनिया का सामना ताकत, खुशी और शांति के साथ कर सकते हैं। ये हल्के व्यायाम असाधारण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं और उन लोगों के लिए बिल्कुल सही हैं जो फिट रहने के लिए संघर्ष करते हैं। किताब में आगे है वर्तमान में जिएं, यानी कि प्रवाह की अवस्था।
जब कोई इंसान किसी काम के साथ एक रूप हो जाता है और उस काम को करते वक्त अपना पूरा होश खोकर उसमें खो जाता है, उस अवस्था को हम परवाह की अवस्था कहते हैं। जापानी पेशेवर अपने काम में दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें वे हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देते हैं। हम इसे कई संदर्भों में देखते हैं। ओकिनावा के बूढ़े लोगों से लेकर अपने बगीचे में काम करने वाले कॉलेज के छात्रों तक जो पुस्तकालयों में लगन से पढ़ाई करते हैं, वे हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। परवाह वह अवस्था है जिसमें लोग किसी गतिविधि में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें कुछ और मायने नहीं रखता। यह ध्यान और सहज एकाग्रता की भावना से पहचाना जाता है। यह अक्सर सकारात्मक अनुभवों से जुड़ा होता है। हेक्टर ग्रासिया कहते हैं कि एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना परवाह प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। परवाह की अवस्था में आने पर मनुष्य अपने काम में इतना डूब जाता है कि आसपास क्या हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अक्सर देखा होगा कि जो काम आपको पसंद है उसे करते हुए समय कब बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन जो काम आपको पसंद नहीं है उसे करते हुए समय काटे ही नहीं कटता। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आप अपने पैर की हर स्थिति के बारे में जानते हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान में एक चूक आपकी जान ले सकती है। आप पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं और हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। आपके और इस पहाड़ के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। यह वह क्षण है जहाँ पे कोई अतीत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, बस अभी है, प्रेजेंट है। परवाह की स्थिति में आने के लिए बहुत अभ्यास और ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब आप इसका अनुभव कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा खुश लोग वही होते हैं जो दूसरों की तुलना में परवाह की स्थिति में ज्यादा समय बिताते हैं। किताब में लेखक कहते हैं कि कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जापान की भाषा में, जहाँ यूं कहा जाए कि ओकिनावा में, रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जरूरत है, वे मायने रखते हैं और वे समाज में योगदान देते हैं। वे तब तक सक्रिय रहते हैं जब तक उनका शरीर जो है उनका साथ देता है, तब तक वह अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। इसके फलस्वरूप वे ज्यादातर लोगों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। विचार ये है कि अपने शरीर और अपने मन को सक्रिय रखें ताकि आप प्रतिदिन उद्देश्य और इकिगाई से भर सकें। हम क्या करते हैं कि रिटायरमेंट को करियर के युद्ध क्षेत्र से एक अच्छी तरह से अर्जित आराम की अंतिम मंजिल मानते हैं। हम रिटायरमेंट को छुट्टियों और सोने के सुनहरी युग के रूप में देखते हैं। हालांकि रिटायरमेंट आपके इकिगाई को मार देता है। हमें अधिक पैसा कमाने और अपने अंतिम रिटायरमेंट के बारे में चिंता करने में इतना समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। इसकी बजाय हमें अपने प्रयासों को एक शानदार जीवन बनाने पर केंद्रित करना चाहिए, जबकि अभी भी समय है। इसलिए कभी रिटायर मत होइए, सीखते रहिए, बदलते रहिए और बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, ये है जापानी लोगों के खुश और हेल्दी रहने का सीक्रेट, जिसे इकिगाई कहते हैं। तो दोस्तों, इस इकिगाई बुक के समरी के जरिए से हम लोगों ने दीर्घायु और खुशहाल जिंदगी जीने के जापानी सीक्रेट के बारे में जान लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। आप जिंदगी जीने के इस रहस्य को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपने जीवन का आनंद उठा सकें। अगर आपको मेरी समरी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।